नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम चर्चा करेंगे लाहौर पैक्ट के ऊपर। लाहौर संधि जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तब हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। इसको अब नवाज़ शरीफ ने माना है कि नवाज़ शरीफ ने साफ साफ बोल दिया है कि लाहौर संधि जो साइन की गई थी भारत के साथ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसका बहुत गंभीर रूप से उल्लंघन किया है। तो लाहौर संधि है क्या और करगिल के युद्ध से ये कैसे रिलेटेड है, साथ ही साथ करगिल के युद्ध के बाद आखिर भारत ने क्या स्टेप्स लिए कि फिर से करगिल जैसी एक सिचुएशन ना अराइज हो। इसके अलावा अभी भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा है और भारत ने इस जो नई चीज़ अग्री की है नवाज़ शरीफ ने कि हाँ पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है, इस पे भारत का क्या कहना है, ये सारी चीज़ें हम आज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली हमारी क्लास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ द्वारा यह स्वीकार साफ साफ कर लिया गया है कि इस्लामाबाद ने लाहौर समझौते का उल्लंघन किया और भारत ने कहा कि पाकिस्तान में इस मुद्दे पर एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण मान्य है, यानी कि ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर हमको पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे होते दिखने चाहिए तो वो तभी हो पाएंगे जब तक हम ऑब्जेक्टिवली हर चीज़ को असेस करें, ना कि सब्जेक्टिव नज़र से या फिर सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के नज़र से। तो इसके बारे में आज समझने की कोशिश करते हैं। 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, इन्होंने समझौता एक्सप्रेस सेवा की पहली बस पकड़ के दिल्ली से लाहौर तक ट्रैवल किया था। इसी दौरान लाहौर डिक्लेरेशन को लेकर दोनों देशों में सहमति भी बनी थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह स्वीकार किया कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किए गए लाहौर समझौते का उल्लंघन हुआ है और ये उल्लंघन क्यों माना गया है ये तो देखना अभी पड़ेगा, मतलब आखिर पाकिस्तान अब इसे क्यों मान रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगी। पर ये उल्लंघन क्या था, जब समझौता हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद करगिल में घुसपैठियों की वजह से, पाकिस्तानी घुसपैठियों की वजह से हमें बहुत लंबा प्रोट्रैक्टेड करगिल वॉर लड़ना पड़ा था। नवाज़ शरीफ ने इस को एक गलती बताई। जिस समय यह समझौता हुआ तब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इस समझौते के कुछ समय बाद ही पाकिस्तानी सेना ने करगिल में घुसपैठ की थी। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था और कहा था साथ में भारत ने कि उस समय तो हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, सिर्फ इजराइल खड़ा था। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि इजराइल के लिए भारत इतना क्यों परेशान रहता है। भले ही भारत ने 2 नेशन पॉलिसी बताई है, कहा है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं इंडिया और पैलेस्टीन, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, पर अगर हम बात करें करगिल के युद्ध की, उस समय इजराइल ही ऐसी कंट्री थी जिसने अपने इमरजेंसी स्टॉक पाइल से चीज़ें निकाल के दी थी। 20 फरवरी 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। लाहौर समझौते में पाकिस्तान और भारत के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की रूपरेखा तैयार की गई थी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 1998 में हमने पोखरण 2 किया था और उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे थे। तो परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करने की वजह से दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन्स बढ़ गए थे। तो इसी टेंशन को रिड्यूस करना था, क्योंकि एशिया में अगर एक वॉर हो जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसको होगा? यूएसए को। यूएसए पूरी दुनिया में आग लगा के अपने हाथ सेकने की बहुत कोशिश करता है। रीज़न ये है क्योंकि उसकी पूरी जो इकोनॉमी है वो आर्म्स से बनी है। आर्म्स यानी कि वेपन्स बेच के बनी है, हथियार बेच के बनी है। ठीक है, साथ ही साथ लाहौर समझौते में कश्मीर से लेकर परमाणु बम के इस्तेमाल तक सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। लाहौर घोषणा पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय शांति समझौता और शासन संधि थी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए तो इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इस पर वाजपेयी और शरीफ ने साइन करके इस पर मुहर लगाई। फिर दोनों देशों की संसद ने भी मुहर लगाई। इसमें शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तो बात थी ही, साथ ही साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी कि दोनों देशों के लोगों के बीच में भी संबंध अच्छा बना रहे, इसके बारे में भी बात की गई थी। क्या क्या शर्तें थी? इसमें यह कहा गया था कि दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों के विकास एवं परमाणु हथियारों के आकस्मिक और अनधिकृत इस्तेमाल से दोनों देशों को बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस समझौते में कश्मीर का मुद्दा भी शामिल किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे।
तो सुलझाना ज़रूरी है। आज भी हम इसी पे स्टैंड करते हैं। इसके साथ ही दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचेंगे। साथ ही साथ आतंकवाद पर लगाम लगाने की दोनों देश इक्वली कोशिश करेंगे। पर लाहौर समझौता हुआ क्यों था, ये तो मैंने आपको बताया था कि 1998 में दोनों देश परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कांस्टेंट प्रेशर बनता चला आ रहा था। अब यहाँ पे इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा, इसीलिए साल के अंत में दोनों देशों के बीच के विदेश मंत्रालय के बीच बातें हुई और साथ ही साथ शांति प्रक्रिया के लिए पहल शुरू की गई। 23 सितंबर 1998 को एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। इनमें दोनों देश शांति और सुरक्षा के माहौल को बनाने तथा सभी तरह के विवाद को द्विपक्षीय बातचीत के आधार तय करने के लिए राजी हुए और इसी को लाहौर घोषणा पत्र का आधार बनाया गया। टूटा क्यों समझौता? देखो, जैसे ही ये समझौता हुआ लगने लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसी के कुछ समय बाद करगिल युद्ध हो गया। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप की भी निंदा की और उसका मुकाबला करने का भी संकल्प लिया। पर मई 1999 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के करगिल जिले में घुसपैठ की। कहाँ है करगिल जिला? ये है करगिल जिला। पहली बात तो हम इस मैप को बिल्कुल नहीं मानते हैं क्योंकि ये मैप पुराना भी है। साथ ही साथ हम माने कि ये मैप डिवाइडेड ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाता है। बट अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये जस्ट टू शो ग्राउंड रियलिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे घुसपैठ की और उसके बाद बहुत लंबे समय तक एक युद्ध चला, ठीक है। भारतीय सेना ने जवाब दिया और दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1999 में ख़त्म भी हो गया, पर भारत ने अभी सभी इलाकों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से छुड़ाया। उन्होंने युद्ध के बाद यह दावा किया कि यह पाकिस्तानी सेना का गुप्त अभियान था। मतलब इसके बारे में नवाज शरीफ बेचारे इतने जानकारी उनको थी ही नहीं। कैन यू इमेजिन, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, उसको ही जानकारी ना हो कि उसके देश में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। लेकिन उस समय पाकिस्तानी सेना के प्रमुख रहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में दावा किया कि उनको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने से पहले ही 15 दिन पहले ही बता दिया गया था, ठीक है। तो अब करगिल युद्ध के बारे में बात करते हैं। करगिल एक तो यहाँ का एक क्षेत्र है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी तो लद्दाख में है ये करगिल, डिवाइडेड है। 2019 में जब बाइफर्केशन हुआ, जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था, एक पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। उसके बाद से खटास और आ गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पे करगिल सिचुएटेड है सियाचिन ग्लेशियर से अगर आप जाएंगे साउथ में, साउथ वेस्ट की ओर सिचुएटेड है। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये शक्सकम वैली है। शक्सकम वैली या शक्सकम ट्रैक्ट इसको कहते हैं। 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच में एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत पाकिस्तान ने शक्सकम ट्रैक्ट चीन को दे दिया है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट है क्योंकि ट्राई जंक्शन पे है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे अक्साई चीन का एरिया जो इलीगली ऑक्यूपाइड है बाय चाइना सिंस दी 1962 वॉर। 1962 के वॉर के बाद ऐसा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया यही है और इस एरिया को आज़ाद कश्मीर बुलाते हैं। इस पर मैंने पूरा एक क्लास लिया है, उस को भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम जाने हमारा खुद का मैप क्या है, ये पूरा एरिया हमारा है। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है, पर ये इलीगल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मतलब यहाँ जब महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था तब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमको ही मिला है उसके अंतर्गत। दिक्कत बस ये हो गई कि यूएन के पास जब भारत ये मुद्दा लेके गया तो यूएन ने कह दिया कि विवादित मुद्दा है। ये कभी नहीं कहा कि भारत का है और यहाँ पे पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, ऐसा कभी नहीं कहा यूएन में। इसीलिए अभी तक ये एरिया विवादित ही रह गया। तो यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के करगिल में हुआ, जो कि अब लद्दाख में है। करगिल युद्ध पाकिस्तान सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में एक अप्रत्याशित घुसपैठ थी। उन्होंने करगिल क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद परिणाम स्वरूप सैन्य यहाँ पे मुठभेड़ हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर ऑपरेशन विजय के तहत युद्ध में जीत हासिल की। यहाँ पे टाइगर हिल जो बहुत ही फेमस है, टाइगर हिल के आसपास और अन्य महत्वपूर्ण चौकियों पर पुनः कब्जा किया गया या अत्यधिक ऊंचाई पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? युद्ध क्षेत्र कितने ऊंचाई पे था? 18,000 फीट की हाइट पे था ये, और यह लगभग 3 महीने तक चला था। प्रोट्रैक्टेड वॉर थी, लंबे समय तक चली थी। भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान भारतीय तोपखाने, वायु शक्ति के साथ प्रमुख
पैदल सेना का भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भारतीय सेना ने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया तो याद रखिएगा। दूसरी चीज़, पहली बार भारतीय पक्ष ने पहाड़ों की चोटियों पर स्थित दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए बोफोर्स FH-77B हाउविट्ज़र का इस्तेमाल किया था। मतलब एक बहुत बड़ी वॉर थी ये, इन द सेंस कि इसका जोग्राफिकल लोकेशन था एक्सट्रीमली चैलेंजिंग था। तो जोग्राफिकल लोकेशन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होने की वजह से यहाँ हमें पहली बात तो हमारे पास मॉक ड्रिल्स नहीं थे कि किस तरह से हुआ करते हैं इतनी हाइट पे। 18,000 फीट इज़ अ लॉट। तो 18,000 की फीट की ऊंचाई पे किस तरह से युद्ध किए जाते हैं ये भी भारत को उस समय ही पता चला था। संघर्ष के दौरान इजराइल ने, अब यहाँ पे याद रखिएगा, इजराइल ने भारत को अपने मानव रहित हवाई वाहन दिए थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल दिया था। साथ ही साथ इजराइल ने प्रेसिशन बॉम्ब्स भी दिए थे, क्योंकि करगिल के युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिक थे, पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी, जो घुस के बैठे थे गुफाओं के अंदर जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो इजराइल ने अपने इमरजेंसी स्टॉक पाइल से निकाल के दिया था। यह भारत में टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारित होने वाला पहला युद्ध था। तो ये पहली बात देख लो कि भारत में पहली बार कौन सा लाइव प्रसारित होने वाला युद्ध था, ये कारगिल का ही युद्ध था। युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त किया गया, जब भारत ने पाकिस्तानी सेना को कब्जे वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक पीछे ढकेल दिया। करगिल का भारत पाकिस्तान पर प्रभाव क्या पड़ा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पहली बात तो ट्रस्ट उठ गया। अगर किसी भी देश से आपका ट्रस्ट उठ जाए तो ये सबसे बड़ा नुकसान है उस देश के लिए, है ना। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि खराब हो रही थी, क्योंकि युद्ध में उसकी सेना की भागीदारी के बारे में महत्वपूर्ण सबूत नहीं थे। साथ ही साथ बिल क्लिंटन के नेतृत्व में अमेरिका ने पाकिस्तान के नवाज शरीफ से कहा कि आप अपनी सेना वापस बुलाइए। 5 जुलाई को शरीफ ने क्लिंटन के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। 11 जुलाई को पाकिस्तानी सेना की वापसी शुरू हो गई और 14 जुलाई को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने घोषणा की कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा। अब सोचिए कि प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल पे ये कितना ज़्यादा दुखदाई होगा। पर्सनल लेवल पे तो दुख होगा ही किसी को कि अभी आप समझौता करके आए हैं, आप समझौता एक्सप्रेस में जाके मिल के आए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की चीज़ें, बट एट द सेम टाइम जिसको आप अपना दोस्त समझ रहे हैं, उसके बाद उसने आपके साथ इतनी बड़ी बैक स्टैबिंग कर दी। ये कितना बड़ा एक पर्सनल लेवल का उनको दुख हुआ होगा। उसके बाद प्रोफेशनल तो था ही। युद्ध आधिकारिक रूप से 26 मई को समाप्त हो गया था, जब सभी पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय भूमि से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण अगर हम जानें तो राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई। इसके बाद नवाज शरीफ की सरकार हट गई और परवेज़ मुशर्रफ यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम बढ़ा। साथ ही साथ भारतीय सरकार को रक्षा बजट में बढ़ावा करना पड़ा। बहुत सारे चेंजेस किए, जिसमें सीमा सतर्कता और बुनियादी ढांचों पर बहुत ध्यान दिया गया। भारत ने अपनी सीमा नीति में बदलाव करते हुए निगरानी और बुनियादी ढांचों के लिए बहुत सशक्त कदम उठाए। साथ ही साथ उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो रणनीतिक स्थानों पर सभी मौसम में अनुकूल सड़कों का निर्माण हुआ, ताकि हम यहाँ पे मेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भेज सके, मेन एंड आर्टिलरी भेज सके, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड रहेगा तभी वो आगे जाएगा। सैन्य आधुनिकीकरण होने लगा। युद्ध में उन्नत सैन्य उपकरणों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि हमको बाकी कंट्रीज से मांगना पड़ रहा था चीज़ें, तो भारत को आधुनिकीकरण भी करना पड़ा। अभी जो वर्तमान स्थिति है, पहली बात तो भारत पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों की मांग करता है, जब तक वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं आएगी। फिलहाल तो मिलिट्री का राज है, कहने के लिए तो सरकार डेमोक्रेटिक है, पर है असल में मिलिट्री का राज, आर्मी का राज। रीज़न क्या है? क्योंकि आर्मी शुरू से वहाँ बहुत पावरफुल रही है जब से पाकिस्तान बना है, और इसको पावरफुल करने में यूएसए जैसी कंट्रीज़ का हाथ है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान की सिचुएशन को किसी तरह देखना होता था, यूएसए वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से नहीं बात करता था, सीधे आर्मियों से बात करता था। तो आर्मी की वजह से यहाँ इस यूएस की वजह से आर्मीज़ बहुत पावरफुल हो गई हैं। जो पहले से बहुत पावरफुल है वो कभी अपनी पावर जाने नहीं देना चाहता। तो पावर कब तक रहेगी आपके साथ? जब तक आप रेलेवेंट हैं, लोगों को आपकी ज़रूरत है। लोगों को आर्मी की कब तक ज़रूरत है? जब तक भारतीय सरकार जो है वो दुश्मन है, क्योंकि भारतीय लोग और भारतीय सरकार कश्मीर को कब्जा करके रखे हो उनके माइंड में। इसलिए यहाँ पे बार बार कभी भी आप देखेंगे कोई भी आर्मी पर्सन भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं होने दे सकता, ठीक है। हालांकि हिंसा और आतंक भारत और पाकिस्तान के बीच में सहज संबंधों के बीच में बाधा डालने वाला सबसे बड़ा
एक कारण है। फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान ने वर्षों में पहली बार एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि 2003 का जो युद्ध विराम है उसका पालन हम करेंगे। फरवरी 2020 में भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति पर कायम रहा तथा उसने पाकिस्तान के साथ आतंक मुक्त एवं अहिंसक संबंध की इच्छा भी व्यक्त की। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो, क्योंकि पाकिस्तान कहता है वो उनका क्षेत्र है और अगर आप केंद्र शासित प्रदेश कर देंगे तो डायरेक्टली उनके कब्जे में आ जाएगा। भारत ने 15 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया। मेंस क्वेश्चन देख लीजिए, लाहौर समझौता क्या है और किन कारणों से लाहौर समझौता अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल है। एक बार ये देख लीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। लाहौर समझौते में पाकिस्तान और भारत के बीच में शांतिपूर्ण संबंधों की रूपरेखा तैयार की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, जल्दी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप यू विल बी कॉन्स्टेंटली इन टच विथ उत्कर्ष, यूपीएससी उत्कर्ष। हर रोज़ डेली करंट अफेयर्स 9:30 बजे से आपकी क्लास होती है, एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।